हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज करेंगे नवंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि सबसे टफेस्ट क्वेश्चन पेपर अब तक का मैंने कंसीडर जितना भी क्वेश्चन पेपर किया है उसमें सबसे टफेस्ट मुझे ये लगा है। और एक बार आप इसको पढ़ के देखिएगा, इसके जो केस स्टडीज़ वगैरह हैं पढ़ के देखिएगा, उससे आपको इसके टफनेस का पता चलेगा। और जो मैं ये केस स्टडी करने जा रहा हूँ इसमें सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जो मेरा स्टाइल है, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ना है, क्वेश्चंस को फिर दिमाग में सेट करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद केस स्टडी पढ़ना शुरू करना है। तो उसमें से जो भी केस स्टडी में अगर सब्जेक्टिव से रिलेटेड नहीं होगा तो किससे होगा, ऑब्जेक्टिव से होगा। तो हम ऑब्जेक्टिव पे जाके तभी के तभी वहाँ पे जाके सॉल्व करेंगे। ये जो मैंने आपको तरीका बताया था उस तरीके से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन में ही आप देखिए कितने क्वेश्चन पूछ रखे हैं इसने, 1 2 3 4, 4 में भी 2 पार्ट, 5 5 क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव में पूछ रखे हैं, जो कि मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अदरवाइज, लेकिन यहाँ पे इसने 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं इंस्टीट्यूट ने। और ये ऐसे क्वेश्चंस है जब आप पढ़ेंगे ना, जब ऐसे आप पढ़ने बैठ जाएंगे, बिना मेरी क्लास को देखे आप एक बार पढ़ के देखिएगा इसको, इससे आपको टफनेस का पता चलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। In the context of UK Limited, a transaction with into answer the following. Discuss and determine the most appropriate method which into may apply to determine the ALP. ALP के लिए most appropriate method जो केस स्टडी में दिया होगा वो हमें डिटरमाइन करना है क्या हो सकता है। In respect of the transfer pricing adjustment of 2.5 crore made by TPO in India in the hands of the into for the assessment year 14-15, can UK Limited seek corresponding adjustment in UK to adjust in इसमें मेनली पूछ रहा है कि इंडिया में जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग एडजस्टमेंट किया है TPO ने, उसके अगेंस्ट में जो यूके वाली कंपनी ने जो ट्रांजेक्शन किया था, जो उन दोनों के बीच, इंडिया और यूके के बीच जो ट्रांजेक्शन हुआ था, तो क्या यूके वाली कंपनी भी उसका एडजस्टमेंट कर सकती है। तो ये पूछ रहे हैं। अब अज्यूमिंग दैट बोथ इनटू एंड यूके लिमिटेड आर नॉट एग्रीबल टू द ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट ऑफ 2.5 करोड़ रुपीज मेड बाय TPO, यूके लिमिटेड इन्वोक द म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर टू सीक अप्रोप्रिएट रिलीफ इन द मैनर फॉर दिस पर्पस अज्यूम दैट टेक्स्ट टेक्स्ट ऑफ इंडिया यूके DT डबल एज आइडेंटिकल UN मॉडल का आइडेंटिकल में। ये पूछ रहा है मेनली कि इंडिया इन ये जो TPO ने जो एडजस्टमेंट किया, ALP का जो एडजस्टमेंट किया वो इंटू लिमिटेड और यूके लिमिटेड नहीं मानती है, तो वो दोनों क्या म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर के लिए जा सकते हैं। तो ये हो गया। और हम फोर्थ, ये सब आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये सब क्वेश्चंस पूछा गया है। अब वहाँ पे जब हम पढ़ेंगे केस स्टडी तो पता चलेगा कि ये किससे, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ये पैराग्राफ पूछ रहा है या फिर सब्जेक्टिव से रिलेटेड। डिस्कस एंड डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंट्री एक्स ब्रांच अंडर अंडर द एक्ट इन द हैंड्स ऑफ इंटू इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। इंटाइटलमेंट ऑफ इंटू टू क्लेम टैक्स क्रेडिट इन इंडिया फॉर द इनकम टैक्स जो भी पे किया है एक्स लिमिटेड का, ब्रांच एक्स कंट्री में जो एक्स ब्रांच का जो किया है वो इंडिया में क्या क्रेडिट ले सकता है। इंटाइटलमेंट ऑफ इंटू टू क्लेम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट पेड टू SGI USA। एग्जामिन एंड discuss the validity of assessing officer's claim that the business arrangement between Into and UK Limited creates UK Limited's permanent establishment in India for the purpose assume that DTAA UN मॉडल। ठीक है, UK लिमिटेड की जो इंडिया में है सब्सिडरी है मेनली ये पे इंटू लिमिटेड, तो इन दोनों का जो एडजस्टमेंट इस तरीके से बनाया गया है, इस अरेंजमेंट इस तरीके से किया गया है कि ये UK लिमिटेड का इंडिया में परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करता है। ये कहना है किनका, ये कहना है असेसिंग ऑफिसर का। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग केस स्टडी पे जाएंगे और देखेंगे, सॉल्व करेंगे। और केस स्टडी पढ़ते पढ़ते मैं आंसर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो मैंने बताया था आपको, केस स्टडी करते करते आपको आंसर दिमाग में सेट हो जाने चाहिए, दिमाग में वो फिगर बन जानी चाहिए कि क्या है, तभी आप 1 घंटे में एक केस स्टडी कर पाएंगे अटैम्प्ट। अगर वो पिक्चर नहीं बन रहा है आपकी, केस स्टडी सॉल्व करते करते आंसर का पिक्चर नहीं बन रहा है, फिर बहुत मुश्किल है कि 1 घंटे में सॉल्व भी हो पाएगा। ये 5-5 क्वेश्चन है, ये तो अटैम्प्ट मुझे तो लगता है कि इसके लिए 4 घंटे बहुत कम है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव नहीं करेंगे, बस आपको मैं बता दूंगा कि ये क्वेश्चन मेनली ऑब्जेक्टिव से होगा। स्प्रिंट ग्रुप है यहाँ पे, SOI
is a diversified US-based multinational enterprises operating worldwide through various subsidiaries and joint ventures, engaged in a variety of business and ventures having consolidated turnover exceeding 5500 करोड़। इससे भी पूछा गया होगा ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि सब्जेक्टिव में कुछ है नहीं, इसमें कुछ पूछा गया होगा ऑब्जेक्टिव में। एक वो आता है ना, लिमिट आता है, तो वो पूछा हो सकता है, पूछा गया हो। इन रिसेंट पास्ट 3 years फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 corresponding to 19-20, some of the entities with SOI group had the following transaction having potential income tax implications. प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांजेक्शन ऑफ यूके लिमिटेड। देखिए प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ट्रांजेक्शन जो है, यूके लिमिटेड इज अ सब्सिडरी। देखिए SOI हो गया, अब यूके इसका सब्सिडरी हो गया, यूके इसकी सब्सिडरी हो गई, आपको दिखने का यूके लिमिटेड इसकी सब्सिडरी हो गई, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांजेक्शन ऑफ यूके लिमिटेड, यूके लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ SOI इनकॉर्पोरेटेड एंड टैक्स रेजिडेंट ऑफ यूके, यूके का टैक्स रेजिडेंट है। मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स इंजीनियरिंग मशीन्स, these machines are sold in UK by UK Limited and outside UK through its associated enterprises। ये यूके में तो इसके थ्रू, यूके के थ्रू सेल करती है, आउटसाइड यूके के थ्रू वो इसके एसोसिएट इंटरप्राइजेस के थ्रू सेल होता है। यूके लिमिटेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर इट्स मशीनरी कंट्री वाइज, मशीन designs for country X are different from machine design country Y। Into Private Limited is another subsidiary of SOI। अब Into है, IN क्या है, INITO क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, Into Private Limited is another subsidiary of SOI Incorporated and tax resident of India। ये कहाँ है, इंडिया में है, ये इंडिया में है, ये यूके में है। इंडिया फंक्शनिंग in India as the distributor of the machines of UK Limited। Into Limited promotes and sells UK Limited's machineries in India। Into Limited क्या करती है, UK Limited की मशीन्स को प्रमोट करती है और सेल करती है इंडिया में। Into Limited परचेज मशीनरी फ्रॉम UK Limited and resells them to unrelated customer। अब अनरिलेटेड कस्टमर्स को वो सेल कर रहा है। इंटू लिमिटेड परचेज करता है यूके लिमिटेड से और अनरिलेटेड कस्टमर्स को यूके लिमिटेड, और ये क्या होगा, ये भी एसोसिएटेड इंटरप्राइज हो गए, ये तो पता होगा आपको। इसका एसोसिएट है, इसका एसोसिएट है, तो ये दोनों भी एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस हो गए। अब इंटू लिमिटेड है एडिक्वेट फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रिसोर्सेज, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में काम आएगा ये लाइन। ऑपरेटिंग रिसोर्सेज ऑफ इट्स ओन टू अंडरटेक सच डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स एक्टिविटीज़ एंड, ये तो कॉपी पेस्ट सेम कर देना है ये लाइन उसके आंसर में। एक्टिविटी एंड हैज़ बीन डूइंग दिस एक्टिविटी फॉर पास्ट 10 years एंड ओनली फॉर यूके लिमिटेड बट ऑल्सो फॉर अदर अनरिलेटेड इंटरनेशनल इंजीनियरिंग मशीन्स मैन्युफैक्चरर्स। ये कॉपी पेस्ट होगा सेम टू सेम। अब ये दे दिया कि ये ट्रांजेक्शन है इंटू लिमिटेड का, परचेज किया ये सब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, इसको आप खुद देखिएगा। अब यूके लिमिटेड से सेल्स सिमिलर मशीन्स टू इट्स एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस SL लिमिटेड। यूके लिमिटेड क्या है, सिमिलर मशीन सेल करती है SL लिमिटेड ऑफ श्रीलंका एट द पर यूनिट प्राइस ऑफ 35,000 रुपीज़। डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स इन द श्रीलंकन मार्केट। अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सेल ऑफ मशीन यूके लिमिटेड इंटू लिमिटेड और क्या है, सेम है। यूके लिमिटेड सिमिलर मशीन सेल करता है श्रीलंका में, ठीक है। एन ओवरव्यू ऑफ द फंक्शंस FR एनालिसिस का ओवरव्यू अपने सारे सबका इंटू का दे रखा है, फॉर इंटू का दे रखा है, फिर फॉर एनालिसिस A लिमिटेड B लिमिटेड का दे रखा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिमिलर मशीन परचेज ट्रांजेक्शन विद यूके लिमिटेड, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर TPO हैज़ मेड ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट ऑफ 2.5 करोड़ ऑफ असेसमेंट ईयर 14-15 इन द हैंड्स ऑफ इंटू लिमिटेड बाय डिटरमाइनिंग द ALP परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी एट लोअर प्राइस ऑफ इतना, परचेज प्राइस को कम कर दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले तो क्वेश्चंस पूछे हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। डिस्कस एंड डिटरमाइन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड विच इंटू लिमिटेड के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड क्या होगा, जिसके थ्रू ALP डिटरमाइन कर सके। इंटू लिमिटेड क्या करता है, इंडिपेंडेंटली परचेज करता है, यहाँ पे देखा है आपने लिखा हुआ है,
इंटू लिमिटेड इंडिपेंडेंटली परचेज कर रहा है और अनरिलेटेड कस्टमर को यूके लिमिटेड से तो परचेज कर रहा है, एसोसिएट इंटरप्राइज से परचेज कर रहा है, लेकिन सेल किसको कर रहा है? अनरिलेटेड कस्टमर को कर रहा है। अनरिलेटेड कस्टमर को कर रहा है तो इसमें हम क्या ले सकते हैं? और ज़्यादा मॉडिफिकेशन भी सेल के लिए कर नहीं रहा है कुछ प्रोडक्ट में, तो क्या ले सकते हैं? इसके लिए हम कौन सा ले सकते हैं बताइए? इसके लिए हम ले सकते हैं रीसेल प्राइस मेथड। रीसेल प्राइस मेथड इज़ द बेस्ट मेथड फॉर इट। तो रीसेल प्राइस मेथड लेंगे, ये हम लिख देंगे रीसेल प्राइस मेथड क्या होता है, और फिर यहाँ पे लिख देंगे कि ये इस एसोसिएटेड इंटरप्राइज से तो परचेज कर रहा है, लेकिन ये अनरिलेटेड कस्टमर को कर रहा है और कुछ ज़्यादा वैल्यू एडिशन भी नहीं हो रहा है फाइनल प्रोडक्ट में, तो हम इसके लिए लेंगे रीसेल प्राइस मेथड। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्या है? इन रिस्पेक्ट ऑफ इतना TPO 6 करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट इन यूके। अच्छा, यूके में हम ये जो TPO ने जो 2.5 लाख का एडजस्टमेंट किया है, 2.5 करोड़ का एडजस्टमेंट किया है इंटू लिमिटेड का, इंडिया में इंटू लिमिटेड की परचेज प्राइस को कम किया है, तो इसका क्या हुआ? इंटू लिमिटेड का 2.5 करोड़ का इनकम अब बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया। तब यूएस की जो कंपनी है, यूएस की कंपनी है, वो भी चाहती है कि अपना जो वो सेल है, सेल भी अब वो क्या होगा? उसका बढ़ेगा ये। कैन यूके कंपनी यूके लिमिटेड 6 corresponding adjustment in UK to adjust its रिपोर्टेड यूके टैक्सेबल इनकम। अब यूके की भी जो सेल है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। अज्यूमिंग दैट द टैक्स इन इंडिया DTAA आइडेंटिकल टू U1 मॉडल। तो U1 मॉडल में देखिए आपको इसका 9 में आपको बताया होगा। U1 में एज पर 9(2) द U1 मॉडल कन्वेंशन 2017, इफ द प्रॉफिट ऑफ इंटू लिमिटेड आर इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एंड द said profits have also been included in the income of UK limited and charged to tax in UK, and the profit so included are profit which would have accrued to the into if the conditions made between two enterprises have been those which would have been made between independent enterprises, then UK limited can make appropriate adjustment to the amount of the tax charged thereon those profit। ठीक है, accordingly UK limited 6 corresponding adjustment in UK to adjust its reported UK taxable income in respect of transfer pricing adjustment 2.5 crore made by the तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगर किसी दो एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस के बीच ट्रांजेक्शन हुआ है जिसके लिए कि इंडिया में उसका एडजस्टमेंट हुआ है, और ये इस तरह से एडजस्टमेंट हुआ है कि जैसे कि किसी इंडिपेंडेंट पार्टी के बीच में अगर होता तो उस तरीके से होता है, मतलब कि ALP के थ्रू ALP पे हुआ है, तो यूके की भी कंपनी जो है वो अपने प्रॉफिट में उसका एडजस्टमेंट करेगी। ये DTAA कहता है, लेकिन इनकम टैक्स में क्या कहता है? इनकम टैक्स में उल्टा कहता है कि यूके की कंपनी यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं करेगी, लेकिन प्रिवेल क्या करेगा? DTAA करेगा, क्योंकि जो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कंपनी के लिए वो प्रिवेल करेगा। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा किस केस में क्या बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पे तो अकॉर्डिंगली यूके की कंपनी कैन सीक करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट इन यूके एंड टू एडजस्ट इट्स रिपोर्टेड यूके टैक्सेबल इनकम। अब थर्ड में क्या होगा? अज्यूमिंग दैट बोथ इंटू एंड यूके लिमिटेड आर नॉट एग्रीड टू द ट्रांसफ़र प्राइसिंग एडजस्टमेंट ऑफ इतना। अच्छा, तो क्या वो म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर के लिए जा सकती है? म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर क्या वो सीख कर सकते हैं? तो इसमें क्या होगा? अगर किसी दो कंट्री के बीच, दो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के बीच DTAA है तो उसका आर्टिकल 25 कहता है, अगर किसी दो कंट्री के बीच कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के बीच DTAA है, मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट तभी होगा जब DTAA होगा, तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर के लिए जा सकते हैं आपस में। अगर उनकी जो पार्टी है वो चाहेगी कि हाँ मुझे जाना है म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर के लिए, तो वो जा सकते हैं, उसके लिए उन्हें कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आर्टिकल ये 25 कहता है। तो इस केस में यहाँ पे वो जा सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर भी दिखा देता हूँ आपको। आर्टिकल 25 ऑफ U1 मॉडल कन्वेंशन इनेबल्स कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इंडिया यूके टू एंडिवोर रिजॉल्व म्यूचुअल एग्रीमेंट नॉट ओनली सिर्फ जुडिकल डबल टैक्सेशन में नहीं बल्कि इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन में भी वो जा सकते हैं। व्हेन अ पर्सन कंसिडर्स that action of one or both of the contracting state result for him in taxation not in accordance with, जो दोनों पार्टी है जो वो आपस में उन्हें लगता है कि ये अकॉर्डेंस विद DTAA नहीं हो रहा है, ये टैक्सेशन उनका DTAA के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो वो म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर के लिए जा सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप क्या है?
वहाँ पे जा सकते हैं, तो आपको कंक्लूजन लास्ट में दे देना है। हम आगे का पढ़ते हैं। आगे का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ट्रांजेक्शन फॉर सेलिंग यूके लिमिटेड मशीनरी फॉर सेलिंग यूके लिमिटेड मशीनरी इन नेबरिंग कंट्री एक्स into limited establish a branch office in country X following the due procedure under FEMA into purchases machinery from country X from UK for country X from UK and transfer such machinery to its country X branch office and sell unrelated customer। ये into limited अब क्या कर रही है, country X में एक ब्रांच खोल रही है कि उसके लिए वो मशीनरी सेल करने के लिए। तो और इंटू लिमिटेड ये परचेज करेगी मशीनरी यूके से और ट्रांसफ़र करेगी एक्स कंट्री में रिलेटेड कस्टमर को सेल करने के लिए। कंट्री एक्स ब्रांच ऑफिस मेंटेन्स इट्स ओन बुक्स ऑफ अकाउंट, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा। पे ड्यू इनकम टैक्स इन कंट्री एक्स एज पर द लॉ ऑफ द कंट्री एक्स कंट्री एंड इंडिया डोंट हैव एनी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इंडिया का उसके साथ कोई DTAA नहीं है। फॉर फाइनेंसिंग द कंट्री एक्स ब्रांच ऑपरेशन इंटू लिमिटेड बोरो 10 crore फ्रॉम SOI USA at 9% per annum and interest of 90 lakhs is required to be paid SOI USA by into in respect of the loan amount was remitted as GI USA into तो SOI से क्या करता है, SOI तो एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस है, तो SOI से इंटू लिमिटेड लोन लेता है ब्रांच को बनाने के लिए और इसे इंटरेस्ट 90 लाख का पे करता है। तब यहाँ पे पूछ रहा है कि वो जो इंटरेस्ट पे करता है, अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है इंटाइटलमेंट ऑफ इंटू लिमिटेड टू क्लेम क्रेडिट इन इंडिया फॉर द इनकम टैक्स पेड इन कंट्री एक्स। अब कंट्री एक्स का ब्रांच जो इनकम टैक्स पे कर रहा है कंट्री एक्स में, वो ब्रांच है, कोई सब्सिडरीज नहीं है जो कि वो इंडिपेंडेंट होगा, ब्रांच है वो, उनका अपना इंडिपेंडेंट करेक्टर नहीं है ब्रांच का। अगर सब्सिडरी होती तो वो इंडिपेंडेंट होती, लेकिन ब्रांच का क्या है, इंडिपेंडेंट करेक्टर नहीं है, वो आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन नहीं है। तो अब इंडिया वो जो ब्रांच ने जो पे किया है कंट्री एक्स में टैक्स, वो क्या इंडिया में उसका क्रेडिट मिलेगा, ये पूछ रहा है। तो सेक्शन 91 क्या कहता है, 91 कहता है कि हाँ क्रेडिट मिलेगा अगर उस साल से रिलेटेड किसी ने टैक्स पे किया है कंट्री ऑफ सोर्स में अगर टैक्स पे किया है तो उसका क्रेडिट कंट्री ऑफ रेजिडेंस देगी। सेक्शन 91 ये कहता है। तो यहाँ पे इस केस में यहाँ पे क्रेडिट मिल जाएगा। तो इंटाइटलमेंट ऑफ इनटू टू क्लेम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। SCI को जो पे किया है इंटू लिमिटेड ने, उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। तो इसमें भी इंटरेस्ट का डिडक्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए इंटू लिमिटेड इंटाइटल टू क्लेम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट पेड टू SGI USA फॉर फाइनेंसिंग ब्रांच ऑपरेशन अंडर सेक्शन इतना, इस सेक्शन के अंडर में मिल जाएगा। लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन 94 भी इसमें भी अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट 1 crore से ज़्यादा क्या होना चाहिए। 94 बी में क्या होता है कि 30% से 30% ऑफ EBITDA का 30% तक आप इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर पे करेंगे तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो 94 बी तभी लगता है जब इंटरेस्ट का पेमेंट 1 crore से ज़्यादा होता है, लेकिन इंटरेस्ट का पेमेंट यहाँ पे कितना है, 90 lakhs ही है, तो इंटरेस्ट भी नहीं आएगा यहाँ पे। और एग्जामिन एंड डिस्कस द, और रह गया था नीचे कुछ, अच्छा ये भी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गया है वो भी दिखाता हूँ। एग्जामिन एंड डिस्कस, जो आपको मैंने बताया था कि कॉपी पेस्ट करना है, वो इससे रिलेटेड है। देखिए एग्जामिन एंड डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ असेसिंग ऑफिसर क्लेम दैट द बिजनेस अरेंजमेंट into and UK Limited creates UK Limited permanent establishment in India for the purpose of assume that DTAA क्या है, U1 मॉडल पे है। UK लिमिटेड क्या था, SGI क्या था, SGI UK में बेस्ड है, इसकी सब्सिडरी हो गई UK और इनटू हो गई इसका, ये UK में है, ये इंडिया में है। अब ये क्या करता है, इंटू लिमिटेड क्या करता है, यूके लिमिटेड से परचेज करता है मशीनरी और सेल कर देता है इंडिया में, और ये दोनों भी एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस हो गए, ये दोनों भी एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस हो गए। तब यहाँ पे TPO कहता है कि यूके लिमिटेड का जो अरेंजमेंट है, तो वो ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे इंडिया में इसका
परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करता है। ऐसा लग नहीं रहा है, मतलब वो बोल रहा है कि ऐसा ऐसा ही होगा कि वो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करेगा। तो आपको ये बताना है कि अब परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट बन रहा है यूके लिमिटेड का इंडिया में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक तो यूके लिमिटेड कुछ फ्री में तो ट्रांसफ़र कर नहीं रहा, उसको आर्म एंड प्राइस पे ट्रांसफ़र कर रहा है, जो भी है मतलब प्राइस पे कर रहा है, उसमें परचेज कर रहा है। इंडिया का जो इंटू लिमिटेड है वो परचेज कर रहा है यूके लिमिटेड से। तो कोई यहाँ पे मतलब एजेंट वाली बात आएगी नहीं, एजेंसी फी वाली बात आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी परचेज़ नहीं हो रहा है, कुछ भी मतलब परचेज़ तो हो रहा है, लेकिन एज ए एजेंट हम काम नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली वो हो रहा है। इंडिपेंडेंटली इंटू लिमिटेड क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंटली इंटू लिमिटेड परचेज़ कर रहा है और फिर अनरिलेटेड पर्सन को सेल कर दे रहा है। तो यहाँ पे एजेंसी फी यहाँ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा नहीं। और हम सेकंड ये भी एज्यूम कर सकते हैं, आंसर में जैसा लिखा गया है तो मैं उस तरह से बता रहा हूँ कि यहाँ पे दोनों चीज़ एज्यूम किया गया है कि एज एजेंट भी मान सकते हैं हम उसको, और एजेंट नहीं मान के भी हम आंसर कर सकते हैं। अगर हम उसको एजेंट मानते हैं कि देखिए एजेंट मान के अगर हम उसको करेंगे, अल्टरनेटिव केस में क्या है, इन केस ऑफ एज्यूम दैट इंटू लिमिटेड डज नॉट एक्ट एज एन एजेंट ऑफ यूके लिमिटेड ड्यू टू द फैक्ट दैट टू प्रमोट एंड सेल्स यूके लिमिटेड मशीनरी। अच्छा, एज्यूम दैट इंटू लिमिटेड डज एक्ट एज ए एजेंट ऑफ द यूके लिमिटेड, मतलब यूके लिमिटेड का एजेंट की तरह काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है, क्योंकि वो प्रमोट कर रहा है यूके लिमिटेड का मशीनरी इन इंडिया। देन इट्स नीड्स टू बी एग्जामिन। तो देखिए एजेंट हो गया तो एजेंसी फी क्या होगा, एजेंट हो गया तो एजेंसी फी क्या होगा जब वो डिपेंडेंट एजेंट होगा। तो क्या ये डिपेंडेंट एजेंट है इंटू लिमिटेड इंडिया में? डिपेंडेंट कब होगा, जब यूके लिमिटेड के लिए काम करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यूके लिमिटेड के लिए एक्सक्लूसिवली काम नहीं कर रहा है। इंटू लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर सब्सिडरी ऑफ इनकॉर्पोरेट इन द टैक्स रेजिडेंट इन इंडिया फंक्शनिंग इन इंडिया as the distributor machinery of UK Limited. Into Limited promotes and sell UK Limited machinery in India. Into Limited purchases machinery from UK Limited and sells them unrelated customers. देखिए अब यहाँ पे आपको ये लिखना है, इंडिया इंटू लिमिटेड हैज एडिक्वेट फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रिसोर्सेज। इनका अपना खुद का एडिक्वेट फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रिसोर्सेज है, ये यूके लिमिटेड के भरोसे नहीं है। इट्स ओन टू अंडरटेक सच डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स एक्टिविटी, ठीक है, एंड हैज़ बिन डूइंग दिस एक्टिविटी फॉर पास्ट 10 ईयर्स, और पास्ट 10 ईयर से कर रहा है। ये कोई अभी शुरू नहीं किया है इसने, इस असेसमेंट ईयर में नहीं कर रहा है, ये पिछले 10 साल से कर रहा है। नॉट ओनली फॉर यूके लिमिटेड, ऑल्सो फॉर अनदर अनरिलेटेड इंटरनेशनल इंजीनियरिंग मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स। सिर्फ इनके लिए नहीं, और अदर अनरिलेटेड इंटरनेशनल इंजीनियरिंग मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी काम कर रहा है यूके लिमिटेड। तो ठीक है, तो इन सब वजह से यहाँ पे क्या होगा, वो डिपेंडेंट एजेंट नहीं हो पाएगा, वो इंडिपेंडेंट एजेंट है इंटू लिमिटेड। तो यहाँ पे एजेंसी पी यहाँ पे नहीं बनेगा। डिपेंडेंट होता और यो अथॉरिटी होता इंटू लिमिटेड के पास कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने का, तो डिपेंडेंट होने के बाद भी अथॉरिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने की, तभी वो जैसे कि मैंने पहले भी किसी केस स्टडी में डिस्कस किया है कि कोई एजेंट तो था और डिपेंडेंट भी था, लेकिन उनके पास अथॉरिटी नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने की। कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने के लिए लास्ट में उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी, जो उनके प्रिंसिपल हैं, जो उनका जैसे कि एसजीआई मान लीजिए, इस केस में एसजीआई से उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। तो यहाँ पे डिपेंडेंट इस केस में तो है ही नहीं, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ डिपेंडेंट देखना है, वहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि डिपेंडेंट है ही नहीं। डिपेंडेंट अगर होता तो उसके आगे हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने की अथॉरिटी है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंट ही नहीं है, क्योंकि वो अदर रिलेटेड पर्सन अनरिलेटेड पर्सन के लिए भी काम कर रहा है, और फिर उनका अपना खुद का फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, अपने दम पे वो काम कर रहा है इंटू लिमिटेड। तो यहाँ पे ये होगा नहीं। ये सब आपको अच्छे लैंग्वेज में लिखना है, इंग्लिश में बना के, इंग्लिश में अच्छे लैंग्वेज में लिखना है, खुद का लैंग्वेज लिखना है, लेकिन अच्छे से ड्राफ्ट करना है, जैसे कि आप डेटी में नोट्स लिखते हैं उस तरह से खुद। ऐसा नहीं कि बुकिश लैंग्वेज आपको लिखना है। वहाँ पे आपको एग्जामिनर ये नहीं देख रहा है कि आपको कॉपी पेस्ट कितना अच्छा आता है, क्योंकि उनको भी पता है कि ओपन बुक एग्जाम है, कॉपी पेस्ट तो हर कोई कर देगा, कॉपी पेस्ट आपको नहीं देख रहा है। वहाँ पे आप कितना ऑन द स्पॉट आप कितने अच्छे से बना के लिख सकते हैं, आंसर को ड्राफ्ट कर सकते हैं। मैंने हर एक आंसर को खुद से ड्राफ्ट किया था, एक भी क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मैंने बुक नहीं खोला था एग्ज़ाम में, और उससे मेरे 79 मार्क्स थे, और मैंने लगभग 88 का अटैम्प्ट किया था। 79 मार्क्स थे, 1 मार्क्स 80 में कम थे, और 79 मार्क्स अच्छे मार्क्स होते हैं।
इसके लिए तो मुझे अच्छे ही, मतलब इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए तो मुझे अच्छा ही लगता है इतने इतने मार्क्स। और मैंने उसमें से खुद ड्राफ्ट कुछ भी मतलब बुक से नहीं किया था, जो भी लिखा था मैंने अपने मन से लिखा था, लेकिन टू द पॉइंट लिखा था और अच्छे से ड्राफ्ट किया था आंसर को। और बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखा था, अपने लैंग्वेज में लिखा था। आप भी कोशिश करिएगा, अपने बुकिश लैंग्वेज पॉसिबल ही नहीं है लिख पाना कि आप देख देख के कॉपी पेस्ट करें। एक तो देखने में समय लगता है, फिर कॉपी पेस्ट करने में समय लगेगा। वो इतना, और इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का अगर एग्ज़ाम पेपर आ गया तो ये तो ऐसे ही, आपको अगर सब कुछ पता है, सिर्फ लिखने में आपको 4 घंटे में पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपको ड्राफ्ट करने में आंसर, वहाँ देखना तो नामुमकिन है। इस तरह का खैर पेपर तो 3-4 अटैम्प्ट में, 4-5 अटैम्प्ट में एक बार आता है, हमेशा आता नहीं है। तो इस साल का नवंबर 2019 का पेपर आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। ये मुझे सबसे टफ पेपर अब तक मैंने जितना भी डिस्कस किया है नवंबर 2019 का लगा है। आपने देखा है यहाँ पे कि 5 क्वेश्चन पूछ लिए इसने। नॉर्मली 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन होते हैं। 2 क्वेश्चन मतलब 1 क्वेश्चन बड़े होते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं, 1 क्वेश्चन बड़े, 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के। और यहाँ पे तो 5-5 क्वेश्चन पूछा गया है, इतने सारे क्वेश्चन। और क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि एक लाइन में ख़त्म हो जाए, उसके लिए लिखने पड़ेंगे आपको 1 पेज लगभग। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी आधा पेज से ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो वैसा क्वेश्चन ही नहीं है ख़त्म हो जाएगा एक लाइन में। तो ठीक है, आप ऐसे ही केस स्टडीज़, मैं इंपॉर्टेंट केस स्टडी डिस्कस करते रहूँगा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी कुछ कुछ जो जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होगा वो लाता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे कमेंट करके आप जो भी चाहते हैं मुझे लिखें और बताएं कि कैसा बन रहा है मैं और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, उस तरह से मुझे बताएं। इससे मुझे थोड़ा करेज मिलेगा और भी केस स्टडी बनाने का। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी आ, उनको रेफरेंस दें कि यहाँ पे आपको ये हेल्प मिल सकता है। और किसी भी ग्रुप 2 के किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको कुछ भी स्ट्रैटेजी चाहिए हो, कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें, तो मुझे कमेंट करके वो ज़रूर बताएं। मैं आपकी जहाँ तक हो सकेगा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।